नमस्कार दोस्तों, मैं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुद्दे की बात। काफ़ी लंबे अरसे बाद, लगभग 3 साल 3.5 साल बाद एक अच्छी खबर आई, और खबर ये आई कि भारत की केंद्र सरकार सेना में भर्ती करने जा रही है हमारे नौजवान पिछले 3 साल से इंतजार में थे कि भारतीय सेना में कब वैकेंसी आएगी और कब वो देश सेवा के लिए अपने आप को सेना के साथ जोड़ेंगे। उसके लिए उनका कठोर परिश्रम, मेहनत और जाने क्या क्या उनकी तैयारियां चल रही थी। एक हमारे बहुत बड़े वर्ग ने, युवाओं के एक बहुत बड़े वर्ग ने उससे पहले कुछ सेना के फिजिकल ट्रेनिंग पर भी पास किए, कुछ एग्जाम्स भी पास किए, और वो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पाइपलाइन में जा करके अधूरी रुकी हुई सी थी, जिसको कि एक उम्मीद बंधी कि चलिए भारत सरकार अब अपने फिर से नौजवानों के बारे में कुछ सोच रही है और नई वैकेंसी निकालने की तैयारी चल रही है। और उम्मीद यही थी कि कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और धमाका हुआ भी सही। पता लगा कि भारत सरकार सेना में नौजवानों को रोजगार देने के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम है अग्निवीर। अग्निवीर 4 साल के लिए भारत सरकार ने तय किया कि 4 साल के लिए नौकरी पे रखे जाएंगे। सेना में जो पहले जवान और फौजी कहलाए जाते थे, अब उनका एक नया नामकरण था अग्निवीर, जिनको कि 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति दी जानी है। अग्निवीर योजना के आते ही भारत में बवाल मच गया। बहुत सारे राज्यों में युवा जो थे वो विरोध में सड़कों पर निकल आए। बहुत जगह उत्पात भी हुए, बहुत जगह धमा चौकड़ी भी हुई, और बहुत जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हो रहे हैं। STN न्यूज चैनल किसी भी सूरत में उपद्रव या दंगे को समर्थन नहीं करता है। हम नहीं चाहेंगे कि युवा अपने हाथ में किसी भी तरीके की कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लें, तोड़फोड़ करें। हिंसा रास्ता नहीं है। बातचीत और शांति के अपने विरोध के साथ में आप अपनी बात को रख सकते हैं। हो सकता है आपकी बात को भारत सरकार तवज्जो दे, आपसे बातचीत हो, और इसी कड़ियों के बीच हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं उन सेना के अधिकारियों से, सेना के जवानों से, जो अपनी अपनी सेना की नौकरियां पूरी कर चुके हैं, और वो अपने एक लंबे अनुभव के साथ में हम हमारे साथ अपनी बात शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अग्निवीर योजना बहुत लाभदायक है, या इसके अन्यथा परिणाम दूसरे देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के इन सारी सिचुएशन के बीच में हमारे बीच में है मोहन मेघवाल साहब। बहुत लंबा जीवन भारतीय नौसेना में अपना बिता चुके हैं, और एक लंबा एक्सपीरियंस वो इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उन्होंने भारत के बहुत दूर दराज तक के इलाकों में जाकर के अपनी नौकरी को अंजाम दिया है। आपने अपना वक्त निकाला मोहन जी, आपका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपसे हम जानना चाहेंगे, शुरुआती में सवाल से कर देता हूं, कि आपने शुरुआत अपने एक नॉर्मल फौजी के रूप में, एक जवान के रूप में भारतीय सेना में की। मैं जानना चाहता हूं कि आप जब शुरुआत में भर्ती हुए, उसके बाद से आपका ट्रेनिंग पीरियड कैसे चला, स्टार्टिंग आपकी कहाँ हुई, सबसे पहले आपको नियुक्ति कहाँ दी गई, फिर आपने क्या किया सेना में जाने के तत्काल बाद में, किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है? जुलाई 1992 में मैं यही कोटा BRO से मैं भर्ती हुआ था। तब नेवी की भी भर्ती BRO के माध्यम से होती थी। अब नेवी खुद अपने आप भर्ती करवाने लगी। पहले आर्मी का BRO ही सारी भर्तियां करवाता है, एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की। उसके बाद यहाँ से मैं 6 महीने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है हमारी, जो उड़ीसा में चिल्का में हुई हो। उसके बाद में 2 महीने के लिए एक तरह से उसको जहाज के साथ फेमिलाइजेशन के लिए 2 महीने उसमें भेजा कि आप जहाज को देख के आओ। फिर उसके बाद 6 महीने तक हमारी, जब सबको अलग अलग कैडर मिल जाता है, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या कम्युनिकेशन का हो, गनर्स का हो, एविएशन का हो, तो उनको अपने अपने जो डिपार्टमेंट उनको अलॉट हुआ, उसकी अलग अलग ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंगें होती है, जो जवानों के लिए कम से कम 6 महीने होती है। 6 महीने में क्या कराते हैं जवान से? वही ट्रेनिंग चलती है जो मैकेनिकल साइड की, कोई इंजन का है या दूसरा इसका है, उसके साथ साथ PT, परेड, ये सब सारे पार्ट। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल जवान है, आप तो उन सब के बीच में रहते भी होंगे, भारतीय नौसेना के आप साथ में दूसरे जवानों से भी मिलते जुलते रहते होंगे। मान लीजिए जैसे अब किसी अग्निवीर का चयन आपकी नौसेना में हो गया, उसने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई मैं नौसेना में जाना चाहता हूँ, तो 6 महीने तक क्या वो PT, परेड और इसके अलावा और क्या क्या होता है उसके बीच में ट्रेनिंग को? 6 महीने की शुरुआती 6 महीने की ट्रेनिंग में तो यही PT, परेड और वेपन हैंडलिंग,
वेपन हैंडलिंग, वो फायरिंग वगैरह, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके बाद में जो भी होता है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग, फिर 6 महीने बाद आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, या खुद सेना तय करती है? वो खुद एक लॉटरी सिस्टम से ही, हमारे जमाने में तो पहले ऐसे लॉटरी सिस्टम में ही होता था। अच्छा, लॉटरी टाइप से होता था कि किसको कौन सी ट्रेड में गया। अच्छा, तो जैसे बाय द वे किसी की ट्रेड आ गई आर्म, तो वो आर्म सेक्शन में चला जाएगा, और किसी की मैकेनिकल में आ गई तो वो मैकेनिकल में चला जाएगा, किसी की इलेक्ट्रिकल में आ गई तो इलेक्ट्रिकल में। वहां पे मतलब आपको चॉइस नहीं करनी है, हमारे की कोई चॉइस नहीं, वो नहीं है चॉइस नहीं। कुल मिलाकर के ये है कि एक, जैसे यो कहिए कि एक बिल्कुल न्यूली लड़का है, उसका इंटरेस्ट अब उसमें है या नहीं है, इस बात की वहां पे जाकर के उसको कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई नहीं है कि भाई वो जो चिकित्सा के पेशे में जाना चाहता है या किस पेशे में जाना चाहता है, उसको कहीं भी भेजा जा सकता है। वो बाउंडेड नहीं है इस वजह से, मतलब कि मेरे को यही मिलना चाहिए। अच्छा, वो एक लॉटरी सिस्टम था उस जमाने में। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसके बारे में कह नहीं सकता। नहीं, लेकिन वर्तमान में भी होगा तो यही ना, जाकर के लड़का आखिर वो जाकर के बाय द वे वो ये कह सकता है कि भाई मेरे को मैकेनिकल में भेज दीजिए या आर्म्स में भेज दीजिए, लेकिन उसकी ट्रेनिंग चालू होगी। आप जिस ट्रेड में जाएंगे फिर उसकी ट्रेनिंग चालू होगी। आप किस में गए थे? मैं मैकेनिकल से ही था। मैकेनिकल से गए, तो मैकेनिकल में फिर आपको ट्रेड जब अलॉट हो गया, फिर उसके बाद में कितनी ट्रेनिंग चली आपकी? देखो, बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद 2 महीना तो शिप में करना ही पड़ता है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद जैसे 6 महीना ट्रेनिंग की, 1 महीना छुट्टी, 7 महीने गुजर गए। फिर उसके बाद में 2 महीना जहाज में गुजारे। आपको जहाज में रहना होगा? 2 महीने जहाज, केवल जहाज को देखना है? जहाज के अंदर। वहाँ क्या करते हैं? जैसे जहाज में वही नॉर्मल ड्यूटियां, ये इधर उधर, या जो भी जहाज में छोटी मोटी मेंटेनेंस है कि इधर ये जंग लग रहा है या कुछ हो रहा है, उसको हर तरीके का काम, मतलब एक जहाज उनका परिवार, मतलब जैसे घर का होता है, घर हो गया वो उनका एक। फिर उसके बाद 6 से 8 महीने, कोई 9 महीने, ये डिपेंड करता है वो किस ट्रेड में है। अच्छा, तो 7 और ये से लगभग 1.5 साल तो उसको लग ही जाता है एक नॉर्मल ट्रेनिंग करने के लिए। ये 1.5 साल की ट्रेनिंग चली जाती है। मतलब 1.5 साल तो आप 1.5 साल होगी जाना ही जाना है, इसके कम तक बात नहीं जमेगी जब तक आप फिर परफेक्ट एक ट्रेड के साथ में। परफेक्ट नहीं, उसको परफेक्ट नहीं कर सकते हम, वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। फिर उसके बाद में हम जहाज में जाते हैं तो वहां पे हमें अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जहां पर टेक्निकल फील्ड आ जाता है, कई ऐसे शिप हैं जिनकी हम 2-2, 3-3 साल तक उनकी पाइपिंग ही नहीं समझ पाती। अगर मैकेनिकल में चले जाएं तो 4 साल में, 3 साल तक हमें तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि जो शुरुआती के रिक्रूट्स होते हैं उनका काम यही है कि डीजल भर दो, पानी भर दो, डीजल भर दो, पानी भर दो। अच्छा, इसके आगे उसके आगे वो उसको मिल ही नहीं पाता, क्योंकि जो मशीनरी का सेक्टर है उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। मतलब तकनीकी रूप से जब तक आपको नहीं शामिल किया जाएगा, आपको 6-8 महीने तक तो खाली डीजल और पानी। वॉच कीपिंग करो तो पैरामीटर्स देखते रहो, इंजन रूम के या एसी के या दूसरे और भी कोई रडार वगैरह, जो जितने भी उनके पैरामीटर्स की नोटिंग करते रहो, लेकिन आप उनके मतलब परफेक्ट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। परफेक्शन जाते जाते कब तक आता है एक नॉर्मल जवान में? कम से कम 8-9 साल लग जाते हैं, तब जाकर वो कि जो एक लीडिंग रैंक होती है, जैसे आर्मी में नायक रैंक होती है, तब जाकर उसको थोड़ी सी परफेक्शन आती है। अदरवाइज 0 8-9 साल लग जाए। 8-9 साल में वो थोड़ा बहुत मतलब ये सीख पाता है, अदरवाइज मुश्किल है। और खासकर जो एयरक्राफ्ट और जो सबमरीन आर्म में चला गया है पनडुब्बी के अंदर, उसको अलग से 8 महीने की ट्रेनिंग और करनी पड़ती है। अच्छा, अलग से। आपने इसमें से किस किस ट्रेनिंग को किया? मैं मैकेनिकल से था, उसके बाद मैंने एक डाइविंग का किया, जिसमें एक तो शॉर्ट डाइविंग होती है, मतलब 35 मीटर गहराई तक की, जो 2 महीने का कोर्स होता था, वो किया 95 के अंदर। फिर उसके बाद में डीप डाइविंग होती है जो 55 मीटर्स तक का होता है, तो वो 7 महीने का वो कोर्स किया। अच्छा, 7 महीने का। तो इससे पहले बीच में मैं सबमरीन में भी रहा हूँ, तो सबमरीन का भी कोर्स किया। तो इस तरह से मैंने ये 3-4, जैसे मैकेनिकल का हो गया, फिर सबमरीन आर्म का हो गया, फिर डाइविंग का हो गया, मतलब सेलो डाइवर और डीप डाइवर दोनों मिलाकर मेरे को लगभग 4 साल इस ट्रेनिंग में लग चुके थे। क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेज जैसे सबमरीन आर्म और डाइविंग करने के बाद ही मरीन कमांडो फोर्स में आदमी इन्वॉल्व जा सकता है। अच्छा, हाँ, उसके डाइविंग कंपल्सरी है। अभी इन्होंने अगर ऐसा कर दिया, ऐसी कोई पॉलिसी आ गई होगी तो मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे को 15 साल हो गए अभी रिटायर हुए भी।
मैं 2007 में रिटायरमेंट लिया था। अब नई पोस्ट कौन सी इम्प्लीमेंट होगी हमें। मोहन जी, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ना कि भाई कम से कम 8-7 साल तो आपको ये डाइविंग कंप्लीट करने में लगेंगे, डाइविंग तक आने में। नहीं, डाइविंग मैंने करी तो जैसे नॉर्मल जो हम एक बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक सिपाही की तरह रहना है। कुछ चाहता है कि मैं थोड़ा एडवांस करूं, तो एडवांस में आ जाता है कि सबमरीन, डाइविंग, मरीन कमांडो। अब जैसे अगर कोई कमांडो बनना चाहे तो उसको 1.5 साल तो पहले सारी ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। अच्छा, सारी ट्रेनिंग है जो मैंडेटरी है सबके लिए। बेसिक ट्रेनिंग होगी, शिप ट्रेनिंग हो गई, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो गई। एक बात और यहाँ पर एक जानना चाहेंगे जो मेरा खुद का क्यूरियोसिटी का विषय है। मान लीजिए मैं भारत की सेवा के तौर पे, भारत की रक्षा के तौर पे अगर सेना में ज्वाइन करता हूँ, तो मेरी पहली इच्छा यही रहेगी ना कि मैं कमांडो बनूं, मैं बंदूक लेकर के रक्षा करूं, मैं भारत की सीमा पे जाके खड़ा हूं, या सबमरीन में कम से कम किसी उसके पीछे बैठूं, तोप खाना चलाना जाने, तोप आनी चाहिए, टैंक चलाऊं, ये देखूं वो देखूं। आखिर वो क्यों जाना चाहे? मतलब एक सवाल ये होता है, पहली इच्छा क्या होती है? कोई व्यक्ति या कोई जवान अगर खासकर नेवी के अंदर मरीन कमांडो बनना चाहे तो उसको 1.5 साल तो पहले ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। उसके बाद लगभग 7 महीने की जो डाइविंग ट्रेनिंग है वो करनी पड़ेगी। और उसके बाद में जो कमांडो बनते हैं उनका पैरा जंप का कोर्स भी होता है, जो उसमें 2 महीना उसमें पैरा जंप में होते हैं और 6 से 8 महीने तक का कमांडो कोर्स होता है। अभी आप अंदाजा लगा लो कि कमांडो बनने के लिए लगभग 3.25 साल का ट्रेनिंग पीरियड चला जाता है। अरे बाबा, तो फिर 3.25 साल तो मान लीजिए, मेरी तो सबसे ज्यादा इच्छा यही है, मतलब जो भारतीय नौजवानों को मैं देखता हूँ कि वो जब सेना में जाएगा तो निश्चित तौर पे उसकी पहली डिमांड होगी कि उसको कमांडो बनाया जाए। वो क्यों मैकेनिकल में जाएगा, या वो क्यों, वो तो ठीक है आपने अभी बताया कि ये तो लॉटरी सिस्टम। देखो, वो एडवांस फोर्सेज में जाने के लिए वहां पर टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जाके ऐसे, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, वही दौड़ भाग स्विमिंग तैराकी सब वो करे जाएगा। उसमें से सिलेक्शन होता है कि कौन इसमें जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस है। अच्छा, तो अब मैं चलो अब इस वर्तमान में आते हैं। ये तो हमने आपसे थोड़ा सा ट्रेनिंग का पीरियड पूछा है। जैसे वर्तमान में भारत सरकार ये अग्निवीर की 4 साल की जो योजना लाई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत ही दुखदायी है योजना, अच्छी क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि चाहे सैनिकों के लिए इससे सैनिक सम्मान का भी लॉस होगा। कि आज इस जमाने में लोग बोलते हैं कि फौजी साहब राम राम, आज वो प्रथा भी खत्म हो जाएगी। लोगों को मतलब रोजगार, ये इसको रोजगार से जोड़ रहे हैं। रोजगार तो सभी को मिलता है। एक मजदूर भी 800 रुपये रोज तो अभी मजदूरों को मिल जाते हैं। आप इसके कर रहे हो तो क्यों जाएगा आदमी? सबसे बड़ी मानसिकता तो आप, हम नॉर्मल मजदूर पकड़ लो, 800 रुपये में 24,000 तो उसके मिल जाते हैं। इसको 21 ही मिलेंगे, इसको 21 ही मिलेंगे। 21 में से भी वो काट लेंगे एनपीएस की तरह, जैसे एनपीएस की तरह इसको काट लेंगे। अभी खैर दुनिया में बेरोजगारी बहुत है, जाने वाले भी बहुत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत जाओ, हो सकता है उनको 25% में चांस मिल जाए। चीज और, जैसे आपन सब लोग करीब करीब ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब सेना का जवान रिटायर होकर के गांव जाता है तो उसको फौजी जवान इस तरीके के तो रेस्पेक्ट मिलता है, रेस्पेक्टेबल शब्दों से उसको जवान में मतलब सम्मानित किया जाता है। वो भी खुश होता है सुन करके। जो 4 साल में वापस आ जाएगा उसको कौन पूछने वाला है? उसको क्या, कुछ नहीं। उसको ये है कि 12 लाख रुपए, ये बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपए देके 12 लाख रुपए में ये तो नहीं हो सकता कि वो 100% अपनी तनख्वाह भी बचा ले और सब कुछ बचा के 12 लाख रुपए या 20 लाख रुपए लेके आ जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर उसके पास गाँव में घर नहीं है तो वो एक घर क्या, एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता। एक महंगाई के जमाने में घर तो क्या, बहुत दूर की बात है। आपको लगता है कि भारत की सरकार ने ये थोड़ा जल्दीबाजी में उठा करके कदम उठाया है? ये कदम उठाया, बहुत गलत कदम उठाया ये सरकार ने। इससे सेना का मनोबल गिरेगा, मनोबल नहीं बढ़ेगा इससे। तो आपको लगता है कि मतलब ये योजना अगर लेकर के भी आते तो वो जो रेगुलर भर्ती की जो प्रक्रिया चलती आ रही है वो जारी रहनी चाहिए थी? पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही साफ सुथरी प्रक्रिया है। और जो मिनिमम पहले भारत सरकार ने 15 साल का नियम कर रखा था वो रहना चाहिए। उसके बाद अगर आदमी चाहे तो एज पर रिक्वायरमेंट वो लेते रहे, नहीं तो 15 साल तो 15 साल का भी आंकड़ा ऐसे तय नहीं किया गया, क्योंकि फौज में जो ड्यूटीज होती है 24 घंटे के लिए होती है। और कई बार नहीं, अक्सर ऐसा टाइम आ जाता है कि हम 24 घंटे में 18 घंटे तक लगातार ड्यूटी करते रहते हैं। अच्छा, मतलब 4 घंटा रेस्ट, फिर 4 घंटा ड्यूटी, फिर 4 घंटा रेस्ट, फिर 4 घंटा ड्यूटी। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 घंटा रेस्ट, फिर 4 घंटा ड्यूटी।
कई चीजें होती है। अगर इस तरह से गिना जाए तो अगर एक सामान्य आदमी जो सामान्य सेवाओं में जाता है वो 30 साल नौकरी कर लेता है कि 30 साल के बाद रिटायरमेंट हो गया, लेकिन फौजी 15 साल नौकरी करता है तो वो काम के उसके हावर्स भी डबल है, काम के हावर्स भी डबल है उसके। लेकिन इस योजना में तो जो विसंगति दिख रही है वेतन के हिसाब से तो ये डबल वेतन नहीं हुआ ना। चाहे अग्निवीर को आप 4 साल की ही नौकरी दे रहे हो तो आप तो 24 घंटे के लिए गया। 24 घंटे के लिए वो तो अगर आप एक मजदूर को 24 घंटे के लिए रखो आप वो तो 2000 रुपए मांगेगा आपसे, तो वो तो 8-8 घंटे की 3 पारियों का पैसा, 3 पारियों का पैसा है। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार 15 साल में रिटायर कर रही तो वो उन्होंने पहले वाले जो भी इसके बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने कैलकुलेशन किया कि नहीं इनको इनका काम का घंटे बहुत ज्यादा है और हर समय चाहे सर्दी हो, बरसात हो, बाढ़ हो, दूसरी कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, प्राकृतिक आपदाएं हो जाए तो हमेशा सेना तत्पर रहती है। एक चीज और आपसे जानकारी चाहेंगे आपके अनुभव के आधार पे कि जैसे 25% तो चलो ठीक है सेना में रह गए, कैसे भी रह गए, हाँ जी, 75% जो बाहर आएगा उसकी सामाजिक स्तर पे क्या स्थिति होगी? ऐसा है कि अभी कल मैं न्यूज देख रहा था तो हमारे तीनों सेना अध्यक्षों ने जो आंकड़े पेश किए उसमें मतलब 13 से 15 हजार के सैनिक पर ईयर रिटायरमेंट हो अभी की वर्तमान स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब 15,000 अगर अभी आ रहे हैं तो इनका रेशियो 75% के हिसाब से 3 गुना बढ़ जाएगा लगभग। और जो अभी 15,000 आ रहे हैं पूरे भारत के अंदर आज भी आप सैनिक कल्याण कार्यालयों में चले जाइए, वहां से आंकड़े उठा के देखिए कि कितने भूतपूर्व सैनिकों का रीएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, इसमें मतलब 10% भी भूतपूर्व सैनिक रीएम्प्लॉयड नहीं हो पाते। ये सैनिक कल्याण कार्यालय से आप ये मतलब इनके पास कितने रजिस्ट्रेशन है और कितने भूतपूर्व सैनिक रीएम्प्लॉयड हो गए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जो वायदे और दावे किए जा रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों के, अरे साहब आप करके आइए हम ले लेंगे, आज पुलिस भी ले लेगी, ये भी ले लेगी, ये सब चीजें क्या लगती हैं? अब सरकार बोल रही है लेकिन जब वास्तविकता सामने आएगी तो पता लग ही जाएगा। जैसा अभी आपने कहा ना कि भाई आपके भर्ती कार्यालय के आंकड़े ले लीजिए, भर्ती कार्यालय के आंकड़े लिखो ना। अभी जो जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा एज लिमिट दे रखी है 50 साल तक के भूतपूर्व सैनिक की, बाकी अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। अच्छा, 3 साल मतलब नौकरी छोड़ दे, 3 साल के अंदर अंदर आपको नौकरी पकड़नी है, नहीं तो कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही। फिर वो क्या करते होंगे भूतपूर्व? बस यही चौकीदारियां इधर उधर, कोई बैंक में बैठा है, कोई दूसरी की फैक्ट्री के गेट पे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई आरटीओ में खड़ा है, कोई किधर खड़ा है, कोई होमगार्ड ज्वाइन कर लेते हैं, कई तरह की जैसे उनका यही जीवन स्तर है। मतलब जिसने 15 साल भारत के लिए दिए, बाहर आने के बाद में उसको कोई पूछने नहीं। ज्यादातर तो किसानों के बच्चे हैं जो ज्यादा फिर उस वहां से आने के बाद वही अपनी गाय भैंस खेती वही करता है। कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो आ जाते हैं बैंक में, रेन में लग जाते हैं, बैंकों में गार्ड मिलते हैं ज्यादातर। तो मतलब कुल मिलाकर के भारत के नौसेना में जैसे जवान जब बाहर आएगा तो उसको बहुत कोई ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आएंगी नौकरी की कि भाई बाहर वो आते ही अग्निवीर को जैसे हथेली पे ले रहे हैं। आप उनके रिटायरमेंट का क्यों इंतजार कर रहे हो? वो तो 4 साल बाद आएंगे। आप वर्तमान में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी स्थिति से आकलन करो पहले, उनकी स्थिति क्या है। मैं कर रहा हूं आपके उसमें जितने रोजगार कार्यालय में इनरोल्ड है 2-4 हजार आदमी, जो अगर आप 50 साल से कम का आंकड़ा देखें, 50 साल से कम उम्र के, तो उसमें 20% भी एम्प्लॉयड नहीं होंगे। अच्छा, 20% भी नहीं है। जैसे आप जब बाहर आए तो आपको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा? मैं 2007 में आया हूं और 2015 में जाकर आरपीएससी से एग्जाम देके। और दूसरी बात मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि जो सेना द्वारा कल करे की सर्टिफिकेट की बात की जा रही थी तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जितने भी टेक्निकल कोर्सेज या नॉन टेक्निकल कोर्सेज है, भारतीय सेना का कोई भी टेक्निकल कोर्स किसी भी चीज से रिकॉग्नाइज नहीं है। और इसके लिए अभी भी आप रिट भर्ती को देखें राजस्थान की को, ये वहां से ऐसे लिख के देते हैं आप इक्विवेलेंट टू प्राइमरी टीचर, लेकिन वो प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं चलता। अरे नहीं, आप ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये हकीकत है। और अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। पहले कोई भी चीज वैलिड नहीं थी, वो तो न्यायालय की मेहरबानी समझो जिन्होंने ये राजस्थान सरकार के अंदर उसको मान्यता दिला दी। 15 साल जो नौकरी करता है 10वीं पास जाता था, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट मिलता था। उसके लिए 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला देकर इनको इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट माना, नहीं तो ग्रेजुएट भी नहीं मानते थे। आज ये जिस प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं वो चने खाने में काम आएगा और किसी काम नहीं आ रहा। ये टेक्निकल कोर्स, मैंने टेक्निकल कोर्स किया है, मैंने 2008 में रेलवे में लोको पायलट के लिए अप्लाई किया था। सेना का वही प्रमाण पत्र रेलवे ने डिनाई कर दिया कि आप टेक्निकल नहीं हो, क्योंकि वो
आईटीआई के बराबर नहीं है। एनसीटी व एनसीवीटी, अपने एनसीईआरटी, ये इनसे किसी से भी वैलिड नहीं है। ये कहीं से कोई एफिलिएशन है ही नहीं सेना का, से कोई एफिलेटेड नहीं है। तो मतलब सेना की ट्रेनिंग को कोई कुछ नहीं मानेगा। मेरे को फिजिकल एजुकेशन का प्रमाण पत्र दिया, हमने राजस्थान हाई कोर्ट में इसका केस लड़ाया। केस लड़ा नहीं, मतलब एक 12 के थे बाबूलाल जी, जिन्होंने 1996 में इसके ऊपर केस किया था, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली। और उसी केस को आधार बनाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग से 2013 में हम करीब 47-48 भूतपूर्व सैनिक थे, उनके पास गए, हम सेना के ये हैं, हमने सेना को भी खूब लिखा, लेकिन लास्टली यही हमारी गहलोत साहब की गवर्नमेंट थी जिन्होंने उस चीज को कंसिडर किया, क्योंकि वो जो सेना का इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उसको कंसिडर कर लिया था। क्योंकि केंद्र सरकार की सेवाओं में, जैसे बैंक में इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट, जैसे 10वीं पास करके मैं 15 साल नौकरी की तो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, लेकिन हम उससे बैंक में ही चलता है वो। अच्छा। और बाकी और कहीं नहीं चलता था। जो 2013 में आके राजस्थान सरकार पहली मतलब राजस्थान सरकार पहली राजस्थान सरकार में चलाया। अभी अन्य राज्यों का मैं कह नहीं सकता, अच्छा, क्योंकि अन्य राज्यों की ये जितनी भी पॉलिसियां हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार उसको अडॉप्ट करे या ना करे, भाई इनको अभी आज ये बोल रहे हैं राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत अच्छा। फर्स्ट ग्रेड में 5% आरक्षण दिया है, ग्रुप बी और सी में 12.5% आरक्षण है, और ग्रुप डी के अंदर 15% आरक्षण है भूतपूर्व सैनिकों को। तो ये तो राज्य सरकार मना कर गया, उनको उन्होंने मना कर दिया। आगे आने वाले समय में राज्य सरकार बोल दे कि हम अग्निवीर को नहीं ले, हाँ, तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती, ये दबाव भी नहीं डाल सकते। कैसे तो राज्य सरकार का अपना राज्य का विषय है। तो फिर तो 4 साल बाद में मतलब वो करेगा क्या बच्चा बाहर आकर? अब ये सबसे बड़ा जो विद्रोह क्यों हो रहा है, ये विद्रोह क्यों हो रहा है, इसी वजह से तो ये जानकारी बड़ी अजीब सी दी है कि वो टेक्निकल सर्टिफिकेट ही नहीं मांगते, वो नहीं चलता। ये प्रमाण पत्र मेरे से लिख के ले सकते हो आप, ये कहीं पे भी नहीं चल सकता। मैं आपकी अभी बात करवा सकता हूँ, मदन कुल्हरी है अभी भी, जो रिसेंटली सर्विस छोड़ के आया, उसको इसका मेरे पास अभी मोबाइल में पड़ी, आपको दिखा सकता हूँ। उसने भेजा है कि मेरे उनका हाई कोर्ट में केस चल रहा। ये सब जुमलेबाजी है कि सेना से हम ऐसा प्रमाण पत्र दे देंगे। आप उस चीज को प्रमाणित करवाइए, किसी एनसीटी से, एनसीवीटी से या किसी एफिलिएटेड संस्था से प्रमाणित करवाइए, वो नहीं तो बिना काम का है। और मैंने 2012 के अंदर 11-12 के अंदर हमारे जो पुनर्वास महानिदेशक डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट जो होता है भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास का ये कार्यालय, उनको तक लिखा, उन्होंने भी उस टाइम भी हमें कोई जवाब नहीं दिया, नहीं इस चीज के ऊपर कोई बोलने वाला। पहले पुराने जमाने में शायद 1975 में शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, जिसकी वो उन्होंने एक सामान्य लेटर निकाला हुआ है, एक एनसीओ कोड बोलते हैं, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। उन्होंने उसके हिसाब से उनको सर्टिफिकेट को दे देते हैं, यहाँ पे उसको कोई जानता नहीं है और लोग मारे फिरते हैं। अब ये सोचे कि इनको ये टेक्निकल एजुकेशन दे दें तो ये कहीं पे भी, जो अगर वो रेलवे के लिए अप्लाई कर दे, जैसे टेक्निकल का है या इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, किसी का भी है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं वैलिड होता। जैसे लोको पायलट की वैकेंसी आ गई, नहीं होगा, सीधा ये बोलते कि आपका ये रिकॉग्नाइज नहीं है। तो जैसे अब सेना को क्या करना चाहिए, तो इसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए बातचीत कर रहे हैं या मतलब इसमें नए नोटिफिकेशन? इस मामले में कई बार इस चीज को उठाया जा चुका है। अभी ये बोल रहे हैं, अभी कल ये भी बात हुई थी कि जो आने से इनकी अग्निवीर की रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट या समझो या उनकी सेवा समाप्ति समझो या उनको बर्खास्तगी समझो, कैसे भी समझ लो आप, 4 साल के अंदर, उससे पहले उनको 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी बाहर रिसेटल होने के लिए। ये आज हम 2007 में थे, उससे पहले से ये तो परंपरा सदियों से चली आ रही है। उस टाइम पे भी 6-6 महीने की रिसेटलमेंट ट्रेनिंग होती थी, 6-6 महीने नहीं, 1-1 साल की रिसेटलमेंट ट्रेनिंग होती थी सैनिकों की। अच्छा, 1-1 साल की, 1 साल की रिसेटलमेंट ट्रेनिंग, जहाँ पे नौकरी छोड़ने से पहले सेना के लोग आईटीआई में या किसी पॉलिटेक्निक में इनमें जो बाहर आकर कुछ ये कर सके, वो रिसेटलमेंट ट्रेनिंग होती थी 6-6 महीने, 1-1 साल की। उसके बावजूद उनको जो है उसके बावजूद भी जॉब नहीं है। इसका फिर क्या? मैंने खुद नहीं, जैसे एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन में मेरे को खुद को जो ट्रेनिंग करवाई हुई है 3 महीने की, लेकिन वो उसको मैंने उस प्रमाण पत्र को भी लगाया, दोनों को लगाया, मैकेनिकल का लगाया और जो जिसने, और वो प्रमाण पत्र दिल्ली से बन के आता है। अच्छा, दिल्ली से बन के आता है, दिल्ली से बन के आता है, जो जिसको पुनर्वास महानिदेशालय से वो उसको साइन करके देते हैं।
और तो उसको भारत एयर की- कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन में अभी रेलवे में लोको पायलट के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कई सारी ट्रेड है जो अप्लाई कर सकते हैं। हमने भी अप्लाई किया नहीं, लेकिन नहीं हुआ, हमारे को सीधा हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। उस जमाने में ऑफलाइन फॉर्म हुआ करते थे, रिजेक्ट कर दिया कि ये चलते ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या उसका। नहीं तो मोदी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने क्या सुना क्या कि भाई भारत सरकार की इन सब सेना की ये जो ट्रेनिंग्स है इनको सब वैल्यू मान लिया गया है राज्य सरकारों द्वारा, या भारत की संस्थाओं ने उसको वैल्यू उसको मान्यता दी है? ऐसा कहीं ऐसा सुना नहीं आपने? है कि भारत सरकार ने उनको मान्यता नहीं दी है। ये सिर्फ एनसीओ कोड के आधार पर, एनसीओ कोड जो टेक्निकल एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी इनको डिग्रियों को, जैसे बीएड, बीपीएड, सीपीएड, जो भी इनको मान्यता प्राप्त देने वाले संस्थाएं हैं, ये उनसे मान्यता प्राप्त कोई भी नहीं है। अभी आप नॉर्मल प्राइमरी टीचर या बीएड करोगे, बीएड का 2 साल का कोर्स है, अभी इनका भी 2 साल का कोर्स है। अब 2 साल जब तक तो पूरे नहीं होते तो ये क्या है, अभी ये 3 महीने कोर्स करवा देंगे। 3 महीने कोर्स को कौन पूछना है भाई? 2 महीना 3 महीना इनको रिसेटलमेंट, 4 साल की नौकरी में अब उसको 1.5-2 साल उसका ट्रेनिंग पीरियड निकल जाएगा। फिर उसके बाद में उसको बाहर आने से पहले अगर 2-4 महीने का ये करवा देंगे उसको, 2-4 महीने का। 2-4 महीने में क्या सीखता है आदमी? क्या होता है 2-4 महीने में? कोई ट्रेनिंग थोड़ी होती है, कुछ नहीं होता था ट्रेनिंग में। इसलिए और भारत कम से सरकार कम एक हार्ड ट्रेनिंग होती है। सेना के जवान की तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग मानी जाती है। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, रोजाना उसको सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फिजिकल चलता रहेगा। वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, लास्टली वो उसका दिमाग घुटनों में आ ही जाता है सैनिकों का। ये वास्तविक है बात जीवन की। हम भी पहले उस जमाने में 10वीं पास भर्ती होती थी, 55% के कम से कम ये होता था। आज वही भर्ती एसएसआर के नाम से जानी जाती है नेवी के अंदर, एसएसआर से, जो 12वीं पास और साइंस फैकल्टी के साथ होती थी। अब ये लोग अभी आज हमारे से पूछे तो हम सब कुछ भूल चुके हैं। वो सेना से बाहर निकले तब कि आज हम पढ़ाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने 15 साल में रहते हुए यहाँ पे 10वीं पास करके लगा था मैं, मात्र 17 साल की उम्र के अंदर, और 32 साल 1 महीना 6 दिन की एज में मैंने 15 साल नौकरी करके मैं बाहर आ गया था 32 साल की उम्र में। ये तो अच्छा सहयोग है कि चलिए आप तो सर्विस में आ गए, लेकिन सब लोगों नहीं, को सर्विस में आने के बाद में मैंने 2011 में बीएड करी श्रीनगर से। अच्छा, श्रीनगर से बीएड करी। उससे पहले मैंने सर्विस में रहते प्राइवेट एग्जाम देके 92 में ज्वाइन हुआ, 94 में छुट्टी आया, उसी टाइप एग्जाम थे। तो मैंने सीनियर सेकेंडरी की, फिर उसके बाद में धीरे धीरे दिल्ली पोस्टिंग हुई, तब मैंने ग्रेजुएशन की और लास्ट में आकर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, एमए करने के बाद मैंने फिर बीएड करी है। तब जाकर मेरे को यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। अदरवाइज आप सोचो तो बहुत मुश्किल काम है कि 10वीं पास आदमी को 12वीं पास करके भेज दो। आप दे देंगे प्रमाण पत्र, मैं भी जानता हूँ दे देंगे, लेकिन उसकी नो वैल्यूएशन। तो प्रमाण पत्र का क्या करेगा? मेरे पास पड़े हैं, ले जाओ जिसको चाहिए, मैं किसी काम नहीं आ रहे मेरे। और कुछ आप क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को? कोई भारत सरकार अपने इस फैसले को वापस ले और अपनी जो पुरानी नीति, जो पुराने लोग अनपढ़ जरूर थे लेकिन अज्ञानी नहीं थे, मैं तो यही कहूंगा, उन्होंने जो भी रीति रिवाज बनाया बहुत सोच समझ के बनाया है। आज हम उनके अंगूठे को भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंगूठा भी आज का ये हो गया। पहले के तो अनपढ़ ही थे, हम साइन करते हैं, लेकिन हम उनके बराबर नहीं है। उनकी नीतियां बनाई हुई बहुत अच्छी नीतियां हैं, वो उन्हीं को वापस चलना चाहिए। अनपढ़ तो जमाना रहता है, लेकिन अज्ञानी नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे साथ मोहन जी मेघवाल, और बहुत इनके अनुभव हमने सुने हैं। हम खुद दंग रह गए हैं कि क्या ऐसा भी होता है। जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि अग्निवीर जब ये 4 साल की नौकरी करके बाहर आएगा तो उसके लिए अथाह संभावनाएं होंगी, नौकरी की अथाह क्षेत्र होंगे। ये सब उन्होंने अभी सब अपनी जो व्यवहारिक उनका जीवन रहा है सेना के बाद में, उन्होंने किस किस तरीके का संघर्ष किया, किस तरह पढ़ाई की, अब जाकर के वो सेटल हुए। ये आपसे बहुत नई जानकारियां हमें हासिल हुई, और मोहन मेघवाल साहब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आए। धन्यवाद साहब। थैंक यू।